औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शराफत अफजल। मैं आज जो है हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है यूनिट नंबर वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कोर्स कोड 6565 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर नंबर 4 का कोर्स है। इस कोर्स में बेसिकली यूनिट नंबर 2 के अंदर जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है उनकी समरी नीचे गिवन है। इस कोर्स में बेसिकली we discuss इस यूनिट में बेसिकली we discuss the concept and assumptions in the economics of education कि economics of education के concepts क्या हैं, basically what are the main concept utilized in economics of education and what are the main assumptions lies in economics. Dear students, basically अगर हम डिस्कस करें इकोनॉमिक्स को और अदर साइंसेस नेचुरल साइंसेस को, तो फिर इकोनॉमिक्स जो है वो रिलाई करती है ऑन सोशल साइंसेस बेस। सोशल साइंसेस और दो साइंसेस विच कांट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उनका हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऑन एन अदर हैंड इफ वी डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑन natural sciences which experiments are controlled in laboratory, because in natural sciences we use different entire of instruments in laboratory where we can control their experiment with the help of taking the assumption of zero air pressure, volume, temperature and so on. लेकिन in economics we can't be control their experiment on the basis of these temperature value volumes, because economics is a social science, and in this study or in economics we discuss about the behavior of human being. The behavior of human being can be changed from moment to moment, और ये बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। वी कांट बी measure this behavior easily. So in economics we we make some assumptions assumptoids over discussions. So in economics, if we study of two person, we can say that other things are remain constant. तो यहाँ पे जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। तो ये अजम्पशंस के ऊपर मैं बता रहा था कि अजम्पशंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में इफ़ वी डिस्कस द टू मेन स्टेक होल्डर, वन इज द स्टूडेंट्स एंड अदर वन इज टीचर। सो इन environment of classroom we can say that other things are remain constant, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रख लेते हैं। तो इट्स मीन दैट कि इन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन व्हेन वी डिस्कस द स्टैंडिंग अबाउट देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स,
the other things are remain constant. तो इन assumptions को आज हम one by one discuss करेंगे. So unit number 2, the summary of unit number 2, which is consist on human capital theory. One is the human capital theory, second one is the efficiency, third one equity, macro and micro concept of education, opportunity costs, discounted cash flows, cost benefit analysis, and net present values. So let's start our lecture with human capital theory. स्टूडेंट्स, आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा. इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एज अर्निंग प्रोफाइल्स फॉर ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट. वो स्टूडेंट्स देखें, एक there are two type of education used in this study. One is the compulsory education and second one is the non compulsory education. अगर हम compulsory education की बात करें, which is matric or inter, we can say that it is a compulsory education. After the intermediate जो हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती है वो हमारी विलिंगनेस पे होती है, हमारे पेरेंट्स के विलिंग पे होती है. क्या या वो अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता है स्टूडेंट नहीं कर सकता है. दिस इज़ नॉन कंपलसरी एजुकेशन. और रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे वी हैव अ चार्ट, अ ग्राफ गिवन बिलो. इसके हॉरिजेंटल साइड पे वी कैन से दैट दिस इज एज लिमिट. अब देखें एज जो, और वर्टिकल साइड पे अगर हम देखें तो अर्निंग्स हैं. सो इसका ओरिजिन जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है. फिर एज 0 to 16, देखिए इसके दरमियान में गैप है और इस दौरान कोई भी कर्व आपको देयर नो शोइंग एनी कर्व इन दिस एरिया, बिकॉज 0 to 16 के दरमियान जो लोग होते हैं वो जो वो स्टूडेंट्स होते हैं और बेसिकली स्टूडेंट्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशन यानी मैट्रिकुलेट होते हैं. तो मैट्रिकुलेट जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज कि वो जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दे आर ओनली लर्निंग, और वो लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर सकते. काम के साथ जॉब के एजुकेशन के साथ जॉब को नहीं कर सकते. तो 0 से लेके 16 तक देयर इज़ नो अर्निंग ऑफ, तो इसको हमने गैप छोड़ा हुआ है. अब 16 से 22 के दरमियान में देखें तो 16 साल से 18 साल की उम्र में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर भी कर लेते हैं, और वो क्या कर लेते हैं कि 16 से 22 के दरमियान में ग्रेजुएशन कर लेते हैं. क्योंकि 16 से 22 तक 6 साल का गैप होता है 6 ईयर का, और 6 ईयर में अगर वो 2 ईयर यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट में और 4 ईयर जो यूटिलाइज करते हैं बीएस में ग्रेजुएशन में, तो वो ग्रेजुएट बन जाते हैं. तो उसके बाद देखें 50 ईयर है और 65 ईयर. तो ये एज है हॉरिजेंटल साइड पे हमारे पास एज गिवन है और वर्टिकल साइड पे अर्निंग गिवन है. तो अब देखें कि एट अर्ली एज देयर इज़ नो इनकम. आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जब कोई स्टूडेंट 16 साल की एजुकेशन गेन कर लेता है उसको नॉन ग्रेजुएट भी कहते हैं. तो वो उसकी जो अर्निंग है वो आपके पास एक कर्व है जो और वर्टिकल जाके फिर टिल्ट हो रही है, तो वो बिलो है एज कंपेयर टू 22. इट्स मीन दैट कि 22 जब बंदा ग्रेजुएट कर लेता है उसकी एजुकेशन बढ़ जाती है तो उसकी अर्निंग भी अब्रप्टली इंक्रीज होती है. देखिए इनिशियली इंक्रीज होते होते फिर जाके तो 65 पे डाउन क्यों आ रही है, या आगे कर्व आपको डाउन नज़र आ रही है, वापस रिवर्स हो रही है एक्स एक्सिस की तरफ. इट्स मीन दैट कि आफ्टर 65 और 60 ईयर द एज ऑफ रिटायरमेंट और पीपल आर गोइंग टूवर्ड द पुअरेस्ट एज. तो वो पुअर हो जाता है, वो यानी उनकी जो एज है वो अबव ओवर एज हो जाते हैं. तो ओवर एज के बाद दे आर रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, or if private institution also they are not working properly and private institution also fire them.
तो वो फायर हो जाते हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास बता रही है कि 22 के बाद जब बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है तो उस वक्त उसकी अर्निंग भी मोर देन नॉन ग्रेजुएट। तो द एडवांटेज ऑफ डायग्राम इज दैट द इंफॉर्मेशन portrayed visually is often easier to digest and diagram, properly label and convey the information more clearly and more briefly than would be possible with the verbal explanation। तो ये डायग्राम हमें क्लियरली इसके बारे में इंडिकेशन दे रही है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी अर्निंग मोर होती है एज कंपेयर टू नॉन ग्रेजुएट। So going to next slides, the economics of education and human capital theory। Basically students, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनपुट्स की, तो हमारे पास उर्दू में आमलीन पैदाइश करते हैं। We can say in English there are 4 factors of production utilized in an economics: land, labor, capital and organization। Land is a natural resource, capital is made by human being। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है, इंसान जो है, इसका एलिमेंट्स प्ले अ मोर क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी commodity। So human capital theory is essentially about the way individuals are motivated when spend money on education। तो ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसकी मेन रीज़न ये है कि ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड द मेन पार्ट इन प्रोडक्शन। इट्स फैसिलिटेट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंसान जो है, अगर इंसान न हो तो ये लैंड भी अधूरी रह जाए और कैपिटल भी ना जनरेट हो सके। तो ये कैपिटल और ये लैंड ये इंसान की बदौलत ही चलती है। अब इंसान में भी जब ह्यूमन की हम बात करते हैं तो अगर वो इंसान जो एजुकेटेड ना हो इंडिविजुअल और मनी स्पेंड ना करे एजुकेशन पे, तो वो उसको हम ह्यूमन कैपिटल तो कहेंगे लेकिन नॉन एजुकेटेड लेबर के ज़ुमरे में आ जाएगा। ऑन एन अदर हैंड द पर्सन who getting a education, a individual who getting a education and spend the money on education, तो उसको after getting a education he will be able to do something। he utilize his or her mind to invent a new innovation। तो जब वो यूटिलाइज करेंगे उसको और वो नई इनोवेशन करेगा तो उसको हम फिर ह्यूमन बीइंग को हम उसका जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें एजुकेटेड लेबर के तौर पे उसको शामिल करेंगे। द मनी इज एन इन्वेस्टमेंट नाउ विच विल बी सिक्योर रिटर्न्स फ्रॉम द इंडिविजुअल इन फ्यूचर। इन अदर वर्ड्स इंडिविजुअल फॉरगो प्रेजेंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर बेनिफिट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में जो हमने फर्स्ट पढ़ा कि एक ह्यूमन बीइंग जब इन्वेस्टमेंट करता है ऑन एजुकेशन, अपने मनी को अपने टाइम को फॉरगॉन करता है फॉर फ्यूचर बेनिफिट के लिए, तो उसको प्रेजेंट कंजम्पशन को फॉरगॉन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जिस तरह के इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ टैक्सेशंस है वो हमें ये डिस्कस करती है कि अगर आपने फ्यूचर के अंदर इंजॉय करना है, लग्जरी आइटम इंजॉय करने हैं, अगर प्रेजेंट के अंदर टैक्सेशन बढ़ जाती है तो लोग सेव करते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट के लिए। इसी तरह अगर हम एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करें रिकार्डियन टैक्सेशन के रूल से, तो वो ये कहना चाहता है कि वो इंडिविजुअल जो है
वो अभी जो है अपनी कंजम्पशंस को वो क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, अपनी कंजम्पशंस को छोड़ के फ्यूचर के बेनिफिट के लिए अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर देगा। और वो सेक्रीफाइस इस तरह करेगा कि वो अपने यहाँ पे जितने भी उसकी मनी है, अर्निंग है, उसको एजुकेशन के ऊपर यूज़ कर देगा। सो एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन गेनिंग इज लॉन्ग रन प्रोसेस, not short run. After long run, you can getting a fruitful future of your life. In the following way, the concept of human capital is idea that people spend on themselves in deserved way, not for the sake of present enjoyment, but for the sake of future plenary and non-plenary returns. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका देखें ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में, सो कि जो ह्यूमन कैपिटल इट्स मीन दैट कि आप प्रेजेंट कंजम्पशंस को फॉरगॉन करके आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को फारगो कर देते हैं। दिस मीन दैट human capital could and does include spending on health, searching for job, migration as well as spending on education। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्लूड होता है कि हम जॉब के ऊपर स्पेंड करें ऑन मनी ऑन हेल्थ। तो एक मशहूर मुहावरा है कि नो हेल्थ नो एजुकेशन। फर्स्ट हम हेल्थ के ऊपर कंसर्न करते हैं, मनी को इंडोज करते हैं हेल्थ के ऊपर, स्पेंड करते हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो एक पर्सन जो है, वन पर्सन, वो कैन गेटिंग अ फ्रूटफुल जॉब, गेटिंग अ एजुकेशन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। और फिर मनी स्पेंड होता है सर्चिंग फॉर अ जॉब, जॉब के ऊपर भी मनी को स्पेंड किया जाता है। उसके बाद माइग्रेशन, कि एक बंदा जो है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, बिकॉज देयर आर नो education facility available in the rural areas for getting a higher education and standardized education. A person go from रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो उस माइग्रेशन में भी उसको मनी स्पेंड करने पड़ते हैं। और जब माइग्रेशन के बाद वो जाके वहाँ पे सेटल होता है तो फिर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, तो वहाँ पे भी उसको स्पेंडिंग ऑफ मनी को स्पेंड करना पड़ता है। सो देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विच a human being spend their money for getting the human capital। अब देखें difference and similarities of human capital theory and economics of education। देखें कि इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं लास्ट लेक्चर में, इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन, द फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, जो लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और अगर ह्यूमन कैपिटल में देखें तो सर्चिंग फॉर अ जॉब, ये एक उसका अलग से पहलू है ह्यूमन कैपिटल में। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल का जो इंटरलिंक है, क्या इंटरलिंक है कि देखिए ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द डिमांड फॉर एजुकेशन एंड ब्रेन ट्रेंड।
डिमांड कौन करता है एजुकेशन की? स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट जो हैं एजुकेशन की डिमांड करते हैं। और ब्रांड ड्रेन का मतलब ये है कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट यूटिलाइज इन द लेक्चर नंबर 1 वी डिस्कस। one is the migration and other one is the brain drain. In migration we mean that the person who are not educated and going and getting a job and search a job from one area to another area. अगर वो पर्सन जा रहा है तो वो उसको माइग्रेशन कहेंगे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अनएजुकेटेड जो लेबर होता है। On another hand, if a educated person not getting a job in her country or in his country, तो वो अगर मूव करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री लाइक पाकिस्तान टू सऊदी अराबिया, वहाँ एक डॉक्टर है और डॉक्टर जो है या इंजीनियर है उसने ही गेटिंग अ जॉब इन Pakistan. He got a job in got education in Pakistan institution. After getting a job, he is getting a education. He is jobless. अगर वो jobless है तो उसको यहाँ से उठ के किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री जॉब। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये चीज़ें कॉमन हैं एक ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। और बाकी जो चीज़ें हैं कि अगर वो स्पेंडिंग करता है जॉब के अंदर, जॉब सर्च के अंदर या हेल्थ के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन कैपिटल का अलग से कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स का। ये जो वेन डायग्राम आपको शो हो रही है स्टूडेंट, इसमें यही चीज़ गिवन है कि वेन डायग्राम में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल ओवरलैप कर रहे हैं। ओनली टू फैक्टर इनमें कॉमन है। वन इज़ द डिमांड फॉर एजुकेशन और ब्रांड ड्रेन। डिमांड फॉर एजुकेशन और ब्रांड ड्रेन जो है वो इनके ओवरलैप कर रहे हैं, वो इसमें भी है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बनेगा डिमांड ऑफ एजुकेशन से, और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्ले करेगा इम्पोर्टेंट रोल। एंड द सेकंड वन इज़ द ब्रेन ड्रेन। तो ह्यूमन कैपिटल जब एजुकेट हो जाएगा और उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करेगा, और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की वजह से वो मूव करेगा। तो ये वेन डायग्राम ओवरलैप कर रही है। अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंडिविजुअली दोनों के अलग अलग से हैं। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डियर स्टूडेंट्स, जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर एफिशिएंसी मीन कि एफिशिएंसी टू अचीव द एम। अगर हम देखें तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू डूइंग वर्क। इन फिजिक्स वी कैन से दैट एबिलिटी टू डूइंग वर्क, कि एक चीज़ को एक काम करने के लिए जो हमारे पास एबिलिटी होती है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हम एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें टू अचीव देयर एम्स, हमारा गोल है, जिसका एक स्टूडेंट है उसका गोल है एजुकेशन गेन करना। एजुकेशन को गेन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम इनपुट्स रिसोर्सेज को विद मिनिमम इनपुट्स, बहुत कम रिसोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स होता है जब वो एजुकेशन गेन करता है तो उसके रिसोर्सेज इतने कोई हाई नहीं होते हैं बल्कि मिनिमम होती हैं, और उसको यूटिलाइज करके वो एफिशिएंसी के थ्रू एजुकेशन गेन करता है। अब इसमें इकोनॉमिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि मार्शलियन मार्शलियन और हिक्सियन का कॉन्सेप्ट आता है। तो मार्शलियन जो है वो कहता है कि आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख के। तो हिक्सियन जो है वो कहता है कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज अगर करना है तो एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करें। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है एफिशिएंसी का कि मिनिमम आउट इनपुट्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हम अपने टारगेट को अचीव करें, हम एजुकेशनल एफिशिएंसी या इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। Because there is always a scarcity of resources, we can discuss about in economics. We discuss about economics. We define the economics. Economics is a branch of science which deal with the limited resources and unlimited wants. तो हमारे resources limited होते हैं और wants unlimited होती हैं।
तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे मीट किया जा सकता है? इसके लिए इस स्कार्सिटी को कम करने के लिए, कम तो नहीं हो सकती, हमें जो है इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट यही बताता है कि हम हाउ एफिशिएंटली यूज़ देयर इनपुट्स, इनपुट्स को कैसे मिनिमाइज करें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें एफिशिएंसी के थ्रू। Often measure the term of budgetary constraint, policymaker will wish to maximize the output. For a given set of the inputs, teacher, equipment, building, efficiency can measure in a physical and economic term, called respectively by the economists technical and economic efficiency. So देखें कि जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो इन यूटिलिटी सिस्टम हमारे पास इन डिफरेंस कर्व जो यूटिलिटी को मेजर कर रही होती है और उसकी कांस्टेंट जो होती है वो बजट लाइन होती है। तो वही मैं कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा था स्टूडेंट, कि जब एक्सियन डिमांड फंक्शन वो कहता है कि एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करते हुए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, तो मैक्सिमाइज द आउटपुट यहाँ पे ये है कि एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटपुट्स हैं। सो इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल हैं टीचर एंड देयर इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स। अगर ये टीचर्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग को इस तरह यूटिलाइज किया जा सके कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटपुट है वो इंक्रीज हो और ग्रेजुअली इंक्रीज हो और मैक्सिमाइज हो और एजुकेटेड स्टूडेंट हो, तो दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैन मेजर इन अ फिजिकल एंड इकोनॉमिक टर्म। तो एफिशिएंसी को फिजिकल के तौर पे भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर बंदा एक वर्क कर रहा है इन शेप ऑफ फिजिक्स, तो वो है अगर हैमर को यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ हैंड और कोई बड़ा पत्थर उठाना है, तो हैमर की मदद से वो इजीली इसको कर सकते हैं। इस तरह इकोनॉमिक टर्म के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स जो कि हमारे पास एजुकेशन है उसको मीट करने के लिए जो तरीक़ाकार अप्लाई किया जाएगा, नंबर ऑफ़ टीचर्स को कैसे पूरा करना है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कौन सी बिल्डिंग को यूज़ करना है, जिस तरह मल्टीमीडिया के थ्रू लेक्चर देने हैं या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों को देख के हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इन एजुकेशन सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। टेक्निकल efficiency is concerned with the essentially with the quantitative relationship between output, what is produced, and input, what is used to produce। और इन टेक्निकली जब हम इस एफिशिएंसी का फंक्शन बनाएंगे इकोनॉमिक्स में, so we can say that input output is the function of input। तो output of students is the function of inputs, inputs are the teacher, their equipment and building and so extra, these are all the inputs। अगर इनको हम इंडिपेंडेंट साइड पे डालेंगे और डिपेंडेंट साइड पे हमारी आउटपुट आएगी लाइक स्टूडेंट्स, तो in technically we can say that output is the function of inputs। if we in use these inputs in efficient way or technical way, we can get a maximum number of outputs, this is called the efficiency। economic efficiency is concerned with the cost of input। ये टेक्निकल एफिशिएंसी में जब हमने बात की तो वहाँ पे हमने इनपुट यूज़ की। अगर हम फिज़िक्स की टर्म में बात करें तो अगर एक इंसान पत्थर उठाना चाहता है तो वो हैमर को यूज़ करेगा, हैमर उसकी इनपुट होगी और जो ह्यूमन जो एनर्जी होगी वो उसकी इनपुट होगी, उसको यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट। बट इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी इज कंसर्न विद द इनपुट्स कास्ट। तो इकोनॉमिक्स में कास्ट जो है वो कांस्टेंट होती है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है, हमारे पास यूटिलिटी होती है, आउटपुट होती है। तो हम कास्ट को कैसे मिनिमाइज करें, इनपुट कास्ट को मिनिमाइज करते हुए आउटपुट को मैक्सिमाइज करें, तो कास्ट मिनिमाइजेशन प्रोसेस यूज होगा। एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक एफिशिएंसी occurs when the same output is produced at lower cost।
कम से कम लागत पे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और व्हेन द ग्रेटर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन कॉस्ट, economics is concerned with the resource is being used as efficiently as possible so as maximize output and minimize the cost। वही जो स्टूडेंट्स मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि कास्ट मिनिमाइजेशन और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होता है, उसमें से कांस्टेंट को माइनस करते हैं। कांस्टेंट हमारे पास इनपुट कास्ट है, वो कास्ट जो यूटिलाइज होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। जिस तरह के हमने अगर एक बाईसाइकिल बनानी है तो हमारी आउटपुट बाईसाइकिल होगी, इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट हमारे पास कास्ट होगी, और कास्ट के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे वेज रेट WL प्लस आर के। W मीन वेज, L लेबर प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, के कैपिटल। तो ये हमारे पास इनपुट कास्ट होगी। इस कास्ट को मिनिमाइज करते हुए हम अपनी आउटपुट को कैसे एफिशिएंटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। दिस इज ट्रू whether it is output of small one man business or national output that is being considered। तो फिर ये देखा जाएगा कि ये आउटपुट एक इंसान की है, एक बिजनेसमैन की है, या फिर ये आउटपुट जो है पूरी नेशनल आउटपुट के तौर पे कंसिडर होगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट और टीचर से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो जो हमारे पास आउटपुट होती है वो एक सिंगल इंडिविजुअल्स की होती है। लेकिन यही सिंगल इंडिविजुअल जब सोसाइटी में जाके ही इज़ गेटिंग अ जॉब, तो वो फिर आउटपुट एक नेशन की होती है। तो इसलिए जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो जो पढ़ा लिखा हमारे पास लेबर होता है, लेबर रिसोर्सेज होते हैं, जो पढ़ा लिखा एक ह्यूमन कैपिटल होता है, वो ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए बल्कि उसका बेनिफिट होता है, बल्कि ये बेनिफिट थ्रू ओवर द सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी होती है गिवन, उसके लिए होता है। तो उसके लिए ये आउटपुट होती है। सो एफिशिएंसी की जब हमने बात की तो डियर स्टूडेंट, एफिशिएंसी को हमने डिवाइड किया दो, फिजिकल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो फिजिकल एफिशिएंसी में we discuss the physical instrument which are used as the inputs and we getting a output। but economic efficiency में हमने कहा कि हमारी इनपुट्स जो हैं हमने कास्ट को मिनिमाइज करना है। कास्ट को मिनिमाइज करके हमने क्या करना है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो वो आउटपुट जो हमारे एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए है वो तो ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, लेकिन जो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की, तो हमारी जो इनपुट कास्ट है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं होगी, बल्कि आफ्टर गेटिंग एजुकेशन a human capital is generated which is fruitful for nationwide, not a single benefit। अब हम इक्विटी की बात करते हैं। एफिशिएंसी के बाद डियर स्टूडेंट जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो वेयर हैज द एफिशिएंसी फोकस ऑन प्रोडक्शन। तो एफिशिएंसी को यूज करते हुए हम कुछ जो रिसोर्सेज हैं, यानी उनको हम ये कर रहे होते हैं कि हम प्रोडक्शन को तो अपनी मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, हमारी आउटपुट तो मैक्सिमाइज हो रही होती है, प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, बट हम जो है एफिशिएंसी की वजह से कुछ रिसोर्सेज को डिप्लॉयड कर देते हैं। लाइक कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करते हैं तो हम जो है वो प्रीटो एफिशिएंट और प्रीटो ऑप्टिमलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि विदाउट बर्थ ऑफ एनीवन हम जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी के अंदर हम जो है
टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम दूसरे किसी पर्सन को वर्स ऑफ ना करें। एक इंडस्ट्री है, कहीं पे अगर वो इंडस्ट्री लगी हुई है तो वहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वो अदर सोसाइटी के लिए उसका नुकसान है, बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये है कि हम एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। बट वेयर इज एफिशिएंसी फोकस ऑन ओनली अ प्रोडक्शन, ये फोकस करती है प्रोडक्शन को। Equity is concerned with the distribution is what to produce and how fair equitable that distribution। देखें इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जब एक फर्म जब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर चुकी होती है तो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को इक्विटी के तौर पे कैसे इक्वल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाए। इसके अंदर अगर इस्लाम में देखें तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, वन इज़ द अदल एंड अदर वन इज़ द इंसाफ। तो अदल की बात कर इंसाफ की बात करें तो हम उसमें इक्वलिटी की बात करते हैं कि वन इज इक्वल टू वन, एक अगर हर बंदे को उस बराबर तकसीम करना है, यानी अगर एक बंदे को आपने उसकी एजुकेशन पे 1 रुपये खर्च किया तो दूसरा बंदा तीसरा चौथा उसके मुताबिक उसको खर्चा करना है। बट इक्विटी के अंदर इक्वलिटी यानी जब हम बात करते हैं इक्विटी की तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, हर बंदे को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब किस तरह कि व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ फेयर और इक्विटेबल दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट, कैसे इसको फेयर और इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जहाँ पर नीचे डायग्राम में आप स्टूडेंट देख रहे होंगे इक्वालिटी और इक्विटी। अब देखें इक्वालिटी का मतलब है कि एक बंदा जो है वो छोटा सा है, एक उससे बड़ा है और एक बड़ा है, तो उसको अकॉर्डिंग टू एक 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 स्टूल एक बंदे को दिया गया, एक स्टूल एक और एक छोटे को भी वही सेम उनको एक एक स्टूल दे के उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया है। जो छोटा बंदा है उसको, वो छोटा जो बच्चा है उसको तो नज़र ही नहीं आ रहा। इक्विटी, ये इक्वलिटी है यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इक्विटी का मतलब देखें कि जिसके पास ये एक बिग मैन है, फिर उससे स्मॉल है, फिर उससे स्मॉल है। बिग मैन जो है इस मीन दैट कि ये बड़ा आदमी जो है इसका कद भी बड़ा है, और इट्स मीन दैट इन इकोनॉमिक टर्म वी कैन से दैट इट इज़ कैपिटल क्लास, इसके पास बहुत ज़्यादा मनी है। तो ये इजीली अगर ये देख सकता है तो इसको स्टूल देने की ज़रूरत नहीं है। अदर टू पर्सन जो हैं, एक स्मॉल किड है और दूसरा जो स्मॉल चाइल्ड है, तो उनको एक को एक स्टूल दिया गया है वो भी मैच को देख रहा है, और एक को दो स्टूल दे दिए गए हैं वो भी मैच को देख रहा है। दिस इज कॉल्ड द इक्विटी। व्हेन वी कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ एफिशिएंसी, द एम्फसाइज ऑन अटेम्प्टेड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू फ्री, whereas about the equity are much more clearly subjective and value laden। तो इक्विटी के अंदर कोई वैल्यूज या एफिशिएंसी के अंदर कोई वैल्यूज या नाम का कोई चक्कर नहीं होता है। वहाँ पे यही देखा जाता है कि जितना बंदा एफिशिएंट है, जितना एनर्जेटिक है, दे कैन गेट देयर ऑब्जेक्टिव इन टाइम। जो दूसरा बंदा है जो पीछे रह जाता है, उसके सरकमस्टांस क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उनको मॉनिटर नहीं किया जा सकता है। वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स का कोई चक्कर एफिशिएंसी में नहीं होता है। इक्विटी के अंदर हम वैल्यूज़ उसकी जजमेंट करते हैं, उसका वही सब्जेक्ट होता है हमारा। जिस तरह कि हम एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है, वालरेजियम रवाल्जियन अप्रोच, ठीक है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है। जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम ये बात करते हैं। सो तो ये हमारे पास इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। इक्विटी मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ फेयरली इट इज डिस्ट्रीब्यूट, की कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन मैक्रो एंड माइक्रो।
मैक्रो का मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंसर्न। मैक्रो जो है वो ब्रॉड लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं लाइक ग्रोथ, जीडीपी जिसको कहते हैं, जीएनपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, these are a macro based issues और these are concerned on macro basis। क्योंकि इन्फ्लेशन किसी एक बंदे का हेडेक नहीं होता है। इस तरह हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी किसी सिंगल पर्सनालिटी की उससे डिटरमाइन नहीं होता है। इस तरह इन्फ्लेशन है या ग्रोथ रेट है, ये नेशनल वाइड हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इंडिविजुअल पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़ुमरे में लेते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंटरनल स्टूडेंट्स, इंटरनल ह्यूमन बींग, इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो ये दिस इज़ वन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उसकी स्टडी करते हैं। तो इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड वाइड होती है और एवरी पर्सन जो है कैन गेटिंग एजुकेशन एंड ही हैज़ अ राइट टू गेट द एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली उनकी एफिशिएंसी को चेक कर रहे होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल जो एफिशिएंसी होती है उसको डिस्कस किया जाता है। अब ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके कुछ कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के साथ इसको जोड़ा होता है। अब कास्ट क्या होती है कि जब हम एजुकेशन को गेन करते हैं तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि हमारी कास्ट होती है कि जब हम एजुकेशन को क्या करते हैं कि एजुकेशन गेन करने के लिए उसके ऊपर हम जो टीचर्स फी पे करते हैं, हम अपना टाइम लगाते हैं, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी कास्ट। और अपॉर्चुनिटी कास्ट को यूज़ करते हुए जब हम एजुकेशन गेन कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट होते हैं। और एक माइक्रो बेस पे जो बेनिफिट होता है कि एक स्टूडेंट जब टीचर से नॉलेज गेन करता है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है और वो नॉलेज उस स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल होता है और आफ्टर गेटिंग अ नॉलेज ही विल बिकेम अ एजुकेटेड पर्सन इन ह्यूमन सोसाइटी। जब उसको जॉब मिल जाती है, आफ्टर द जॉब ही गेटिंग अ जॉब एंड वेल सेट एंड आल्सो ही इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो जब सोसाइटी को उसकी जॉब की वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं तो दिस concept इज यूटिलाइज ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट और टीचर और इंस्टीट्यूशंस का जो लिंक होता है दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब स्टूडेंट जो है सोसाइटी के अंदर जाता है उनके लिए कुछ फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ करता है तो दीज कॉन्सेप्ट आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, एजुकेशन अ ब्लैक बॉक्स। एजुकेशन जो है ये खाली डिब्बे की तरह है। इसका क्या मतलब है? बट अ क्रूशियल क्वेश्चन दैट इकोनॉमिस्ट नीड टू आंसर इज वेदर, if at all, education success lead to labor market success. Why do more educated on average earning more than less educated? This explanation, the explanation. उन्होंने कहा है इकोनॉमिस्ट ने कि एजुकेशन जो है एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, एक ब्लैक डिब्बा है। वहाँ पे जब स्टूडेंट जाकर नॉलेज गेन करता है तो उसको इस उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका उसको कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आया उसने कौन सी फील्ड को चूज़ करके कहाँ पे उसने जाके क्या करना है।
तो जो एक स्टूडेंट होता है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह इसलिए होता है कि उसका जो माइंड होता है उसको जो है इस नॉलेज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। जब वो एक क्लासरूम में आके बैठता है, जो पीपल जो टीचर्स हैं वो उसको एजुकेट करते हैं, वेल एजुकेट करते हैं, और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर नॉलेज जो है वो भरना शुरू हो जाता है। और जब वो नॉलेज भर जाता है तो एजुकेशन में सक्सेस के बाद वो वही बंदा जब लेबर मार्केट में आता है तो उसने जो है वो लेबर मार्केट में आके एक सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो उस लेबर मार्केट तक से आने से पहले वो ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, और उसका ये नहीं पता चलता कि उसका लेवल ऑफ सक्सेस क्या होता है। वाई डू द मोर एजुकेटेड, क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है, और जो अनपढ़ होते हैं, लेस एजुकेटेड होते हैं, या जिनकी एजुकेशन जो है नॉन कंपलसरी होती है, कंपलसरी होती है, कंपलसरी वालों की अर्निंग कम क्यों होती है और नॉन कंपलसरी की एजुकेशन ज़्यादा क्यों होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये सोल्यूशन दिया गया है, ये एक डायग्राम भी है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। द सोल्यूशन ऑफ दिस competing डिमांड फॉर एम्प्लॉयज विच में बी सीन एज द डिमांड कर फॉर लेबर। देखें, ये एक लेबर मार्केट है। इकोनॉमिक्स के अंदर तीन तरह की मार्केट यूटिलाइज होती हैं। वन इज़ द गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, दिस इज कैपिटल मार्केट, और लेबर मार्केट। लेबर जो है बेसिकली ये एग्रीगेट सप्लाई से यहाँ से ड्राइव होती है, लेबर मार्केट से। और लेबर मार्केट बेसिकली सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आती है। लेबर जो है वो वेज लेता है, और वेज जो है वो लेबर की होती है, और जो लेबर सप्लाई होती है वो नेचुरली जो लेबर ह्यूमन कैपिटल होता है वहाँ से हासिल होती है। सो विच में सीन द डिमांड कर्व फॉर लेबर, लेबर की जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप होती है। अगर इस डायग्राम को आप देखें डियर स्टूडेंट, तो वेजेस जो हैं आर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर ऑन वर्टिकल साइड एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द हॉरिजेंटल साइड। ये वर्कर्स नहीं है बल्कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होते हैं ऑन द हॉरिजेंटल साइड पे। अब देखें कि हमारे पास वो कहता है कि द सप्लाई ऑफ लेबर विच इज लाई बिहाइंड द सप्लाई कर्व ऑफ फॉर द लेबर। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास से it is that a point at which the supply and demand curve intersect, it is called the equilibrium of labor market। इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जो लेबर डिमांड है, ये जो डी डी कर्व है, ये जो आपकी डी डी कर्व शो हो रही है, ये बेसिकली डिमांड फॉर लेबर है। और डिमांड फॉर लेबर जो है वो नेगेटिव स्लोप क्यों है कि जब वेजेस इंक्रीज करती हैं तो लेबर की डिमांड कम हो जाती है। लेबर की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब वेजेस हाई होती हैं तो लेबर की सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। लेबर की सप्लाई क्या है? बढ़ जाती है। वेजेस का लेबर की सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और वेजेस का लेबर डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। Wages will be reflect the value of margin productivity of labor. It can be seen from figure 4 that if the wage are offered at W2, अब wage W1 से W2 हो गई, wage rate बढ़ गई, more worker। अब देखो क्या हुआ कि जब wages बढ़ती हैं तो लेबर जो है, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है। वेजेस बढ़ती हैं तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। तो मोर मोर वर्कर N3, ये नए वर्कर भी N3 जो हैं वो क्या हो गए हैं, विल बी ऑफर देम सेल्फ फॉर वर्क, देन द एम्प्लॉयर्स आर प्रिपेयर टू हायर N2। अच्छा, जब लेबर की वेजेस बढ़ती हैं तो डियर स्टूडेंट, वेजेस बढ़ने का मतलब ये होता है कि डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है और लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? कि डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। जब प्रोड्यूसर वेजेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर जो लेबर की इनपुट कास्ट होती है वो बढ़ जाती है,
तो वो प्रोड्यूसर जो है वो लेबर को हायर नहीं करता है, वो इसकी डिमांड कम करके N2 ले आता है। और N3 जो है लेबर की सप्लाई, तो ये देखें कि इसको एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर कहते हैं। ये W2 वेजेस के अंदर लेबर की डिमांड N2 है और लेबर की सप्लाई जो है वो N3 है। तो N2 और N3 के दरमियान में ये जो गैप है इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। एट दिस वेज वर्कर competing for job will push down the wages to W1। अब क्या होता है कि वर्कर जो है वो अब उनके दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उस बंदे को ही हायर किया जाता है जो कम वेज पे एफिशिएंटली काम करे। तो वेजेस जो हैं वो W1 पे आ जाती हैं दोबारा। एट विच पॉइंट द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफरिंग देमसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट एट गोइंग वेज रेट विच इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डिमांड ऑफ एम्प्लॉय एट द वेजेस रेट। तो ये N1 पे वो आ जाते हैं वर्कर। क्यों आ जाते हैं कि वो जब देखते हैं कि इतनी वेजेस हाई ऑफर हो गई हैं तो सप्लाई बहुत एक्सेस हो गई है, तो वो जो है वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर के साथ डील करके वो उनकी वेजेस जो हैं वो ओरिजिनल अपनी W1 पे आ जाती हैं। इफ़ द वेज रेट वर टू बी बिलो द W1, अगर ये W1 से भी नीचे वेज रेट आ जाए, से कि W1 से ये W3 पे आ जाए यानी इधर आके, तो यहाँ पे अब वेज रेट कम है, तो वेज रेट जब कम होता है तो स्टूडेंट लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। जब वेज रेट कम होता है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर। तो अब जब एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर हो जाएगी तो इट्स मीन के अगर यहाँ से ये कर्व ऐसे ड्राइव करें तो N3 डिमांड हो जाएगी लेबर की और सप्लाई जो है N2 हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जो वेजेस हैं वो फिर वो जो है वो जो कम वेज रेट ऑफर हुआ है उसकी वजह से लेबर जो है वो जॉब पे नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने वर्किंग नहीं करनी है इस वेज पे। तो प्रोड्यूसर को ऑटोमेटिकली वेजेस को दोबारा W1 की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो देन एम्प्लॉय वांट्स, then fewer worker can be offered themselves to employment को बहुत कम। to attract a more worker firm will be raise the wages, firm जो है wages को raise कर लेगी। move up their demand curve for labor until the equilibrium reach, तो ये W3 से क्या मूव करेगी W1 की तरफ, और जहाँ तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है वहाँ तक फर्म जो है वेजेस ऑफ लेबर की वेजेस को इंक्रीज करेगी। So, opportunity cost is another concept। opportunity basically कहते हैं foregone, foregone को कहते हैं best use of alternative को कहते हैं best use of alternative। So, opportunity cost represent the potential benefit an individual investor or business misses out on when choose one alternative over another। तो best foregone कि इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जब हम अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात करते हैं तो वी डिस्कस दैट बेस्ट फॉरगॉन। तो बेस्ट के लिए हम जो है दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। इट्स मीन दैट कि अगर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो चॉइसेस होती हैं। अब अगर हम इनपुट के तौर पे लेबर और कैपिटल को यूज़ करते हैं तो अगर कैपिटल हमें महंगा मिल रहा है तो कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कास्ट लेबर है और लेबर की अपॉर्चुनिटी कास्ट कैपिटल है। अब आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट फॉर अल्टरनेटिव के तौर पे नंबर वन ये है कि आप ये जो टाइम है आप यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अब अगर आप यूज़ करें फॉर गेटिंग अर्निंग इनकम तो आपकी इनकम बढ़ेगी। 2 आवर्स जो आप इधर लगा रहे हैं अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो नॉलेज इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नॉलेज गेनिंग इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग। तो अर्निंग जो है वो नॉलेज जब गेन करेंगे तो आप यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी अर्निंग है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये बेस्ट फॉर गॉन का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्टरनेटिव को चूज़ करना, एक जो रैशनल पर्सन होता है जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि वो पर्सन के जो अपना बेस्ट के लिए फॉरगॉन कर देता है दूसरी चीज़ को, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स।
For example, when for example the government decide to spend its money, use resources to support the building of new technical college, it is automatically forgone the opportunity cost to invest resources in alternative project such as new rural hospitals. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट, देखें, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं तो वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड वांट्स को मीट करने के लिए हमें रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, शफल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगा रही है, न्यू टेक्निकल कॉलेज बना रही है, तो उस कॉलेज को बनाने के लिए उसको रूरल जो न्यू हॉस्पिटल है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कॉलेज जो है टेक्निकल कॉलेज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रूरल। तो एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू गेटिंग एन अदर थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। When the society forgoes by investing in technical college is rural hospital. This is the alternative forgone is opportunity का। तो टेक्निकल कॉलेज को गेन करने के लिए जब एक सोसाइटी को रूरल जो हॉस्पिटल है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जुमरे में लेते हैं। यानी इट्स इन इकोनॉमिक्स वी कैन से दैट बेस्ट फॉरगॉन फॉर यूज, बेस्ट यूज फॉर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के तौर पे जो हम बेस्ट चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम, एक जो रैशनल या इकोनॉमिक एजेंट होता है वो हमेशा बेस्ट यूज़ के लिए छोड़ देता है अल्टरनेटिव को। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखें ये क्या कॉन्सेप्ट है। मोस्ट डिसीजंस concerning spending on education involves cost and benefit that will occur in future। यानी देखें कि जब हम इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं, एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग का डिसीजन करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, वन इज़ द कॉस्ट एंड अदर वन इज़ द बेनिफिट। तो जो बेनिफिट हमें आकर होगा वो इन फ्यूचर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन जो है वो लॉन्ग रन प्रोसेस है और एजुकेशन हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट लेती है, एक लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होता है, वाइल वी बियर अ कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म, और उसी टाइम हमें करना पड़ता है, इसके कॉस्ट पे करनी पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया लास्ट स्लाइड में कि जो कास्ट है हमारे पास, इनपुट कास्ट जो है वो हमें यानी रिकार्डियन जो टैक्सेशन थ्योरी है उसके मुताबिक के प्रेजेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करते हुए हम फ्यूचर जो है फ्यूचर के बारे में प्लान करें। इससे एजुकेशन हमारा फ्यूचर कंसर्न्ड है और उसके लिए हमें प्रेजेंट जो अपने एक्सपेंडिचर हैं, अपनी कंजम्पशन है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस कंजम्पशन के तौर पे हम एजुकेशन कास्ट को इन्वॉल्व करेंगे और जिसका हमारा जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में हमें मिलेगा। एज द रिजल्ट ऑफ scarcity of economic resources it is impossible to undertake all the project। तो आपको पता भी है कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद द स्कार रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्कारसिटी है, तो हमारे पास से ऑल प्रोजेक्ट को अगर एक ही टाइम में कंप्लीट करना या एक ही टाइम में उनको लॉन्च करना टू मच डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की स्कारसिटी की वजह से हमें जो है कुछ प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है, जो हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनको हमें चलाना पड़ता है। वेदर इज एजुकेशन और इन अदर एरिया ऑफ द इकोनॉमी, therefore some method of comparing the project competing in the resources needed। तो एजुकेशन हो या इकॉनमी का कोई और एरिया हो, जब हम सीबीए की बात करते हैं, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की, तो कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उनका कास्ट और बेनिफिट का हमें पता होता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके कास्ट का तो पता होता है लेकिन बेनिफिशियल बेनिफिट्स का नहीं पता होता। लाइक कि गवर्नमेंट एक गार्डन बना रही है, तो गार्डन के अंदर कितना लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी या क्या होगा इसका बेनिफिट का नहीं पता होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ मेथड्स होते हैं जो उनको यूटिलाइज किया जाता है
competing the resources needed. The technique must take account for the future cost and benefit in such a way that benefit of the project is compared at the given point in time, usually the present. तो ये क्या होता है कि टेक्निक जो है वो यूज़ की जाए, टेक अकाउंट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट के, वो टेक्निक जिसकी वजह से जो हमारे बेनिफिट हैं प्रोजेक्ट के कैन बी कंपेयर्ड किए जाएं एट अ गिवन पॉइंट, उसी टाइम पे जो कि प्रेजेंट में है उसके साथ उनको किया जाए। दिस इज द डिस्काउंट कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। तो डिस्काउंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखें, द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, वन मेथड विच this can be done, it attempt to reduce the future flow of money cost and benefit to today money value is discounted rate which usually reflect the alternative interest rate available। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी से मुराद बेनिफिट है, बी टी बेनिफिट एट टाइम पीरियड टी, वन प्लस आर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है टाइम पीरियड टी, और माइनस सम ऑफ सी टी कास्ट टाइम पीरियड टी, वन प्लस आर ए रेट ऑफ रिटर्न टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये जो हमारे डिनोमिनेटर सेम है इनका हम एलसीएम लेंगे तो बी माइनस सी, ये देखें वन प्लस आर की पावर टी, वन प्लस आर की सम ऑफ टी, ये दोनों में कॉमन आ गया है, ये सम आ जाएगा हमारा बाहर। तो वन प्लस आर की पावर टी और वन, ये डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएंगे। तो जब इसको इससे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो खाली बी आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, बी माइनस टी। सो सम इज द समेशन साइन मीन दैट वी आर summing over the n year involved for which I is the discount rate can be obtained by incentive। तो यहाँ पे हम इसका बेनिफिट डालेंगे, बेनिफिट की वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू, वन प्लस या में रेट ऑफ रिटर्न कितना, टाइम पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को डिस्कस करेगा। द अल्फा कोफिशिएंट एंड स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस। तो ये मेथड जो है, द अल्फा कोफिशिएंट इज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज द अर्निंग of the more high education than directly consequence receiving the additional education। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी भी नॉन कंपलसरी एजुकेशन जितनी ज़्यादा हाई हासिल की जाएगी इतना ही हमें जो है अर्निंग हमारी ज़्यादा होगी, जितनी हमारी नॉन कंपलसरी एजुकेशन कम होगी अर्निंग कम होगी। सो दैट इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा मैट्रिकुलेट या एफए करके छोड़ देता है तो वो कहीं आर्मी या फौज में अगर वो भर्ती होता है तो उसकी अर्निंग, यानी अगर हम एम्प्लॉयज़ को देखें जो नॉन गैजेटेड होते हैं या फिर ये क्या नाम है, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे पास से फर्स्ट लेवल के, तो इनकी एजुकेशन, इनकी अर्निंग इतनी हाई नहीं होती है। इनकी अगर इंक्रीमेंट सालाना देखा है 1500 हज़ार, इस तरह ये जो जिन्हें ग्रेड 14 तक होते हैं, इस तरह ग्रेजुएट जो लोग होते हैं गैजेटेड ऑफिसर, उनकी एजुकेशन भी हाई होती है, लाइक कि वो एमएससी हैं, एमफिल हैं, पीएचडी, तो उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो एमफिल की अगर एजुकेशन की हम बात करें तो वो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा भी मिलता है। एक प्रोफेसर जब किसी जॉब में उसको अपॉइंट किया जाता है तो अगर वो एमफिल है तो उसको क्वालिफिकेशन अलाउंस एमफिल भी 5,000 रुपया मिलता है। तो उसकी ग्रेजुअली जो उसकी इनकम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। ऑन एन अदर एंड जो नॉन सिर्फ कंपलसरी एजुकेशन गेन करते हैं मैट्रिकुलेट और एफए तक, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती। दस इफ़ द ग्रेजुएट रिसीव 2,000 per annum more than non-graduate, but one third of this increase is caused by other factors such as social class or intent ability, then in calculate the rate return to education it is necessary to adjust earning difference done by 33.33.33, or to put another way we must multiply the differential by alpha coefficient 2000 multiplied by 0.66 1333। If this adjustment does not take place, the rate of return to education will be overestimate। तो ये 0.
तो ये हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ नेसेसरी टू एडजस्ट अर्निंग डिफरेंस डन बाय 33। तो ये एक अल्फ़ा जो है ये उन्होंने एक कोफिशिएंट साइन किया हुआ है। एक बंदा है उसकी ग्रेजुएशन में जो रिसीव करता है वो 2000 पर एनम मोर देन नॉन ग्रेजुएट। तो 1/3 ऑफ इज इंक्रीज इज काज बाई अदर फैक्टर्स, जो अदर कोई फैक्टर है सोशल फैक्टर या वो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.06, ये 33 जो हैं ये कोफिशेंट है अल्फ़ा का। इसको 0.66 को मल्टीप्लाई करके हम अदरवाइज हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा ये। तो उसके बाद अगर हम देखें कास्ट बेनिफिट एनालिसिस का, कास्ट इफेक्टिव एनालिसिस, द फैक्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ऑल द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इन मॉनेटरी टर्म makes it necessary to develop a more specified apparatus for evaluating the education spending। जिस स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि जब हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बेनिफिट्स का हमें नहीं पता होता है। कास्ट का तो पता होता है लेकिन बेनिफिट, बाद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका हमें जो है बेनिफिट भी पता होते हैं और कास्ट भी, उनको तो हम इजीली प्रोजेक्ट अप्रूवल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जिनके बेनिफिट हमें नहीं पता होते हैं उनको इवेल्युएट करना काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। तो जिस तरह एजुकेशन स्पेंडिंग के अंदर हम कास्ट को तो कर सकते हैं लेकिन इसके बेनिफिट को नेसेसरी टू डेवलप आर मोर स्पेसिफिकेटेड apparatus इसके लिए बनाए जाते हैं। दिस नीड रिजल्ट फ्रॉम फैक्ट दैट resources, labor, capital and land are scarce and therefore choice must be made between the project competing for use of resources. In order to make the best choice, we required some method that will be able to examine the efficiency of pursuing the alternative policies. It is it must be method that deal with the both monetary and non-monetary objective. One technique that is purport to do this is cost effective analysis। तो यहाँ पे देखें कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें यहाँ पे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखें एक स्टूडेंट ग्रेजुएट कर लेता है तो आप उसके बेनिफिट्स को नहीं देख सकते कि उसके बेनिफिट क्या है। जब तक उसके पास डिग्री तो है लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता है कि वो सोसाइटी के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। तो उसके लिए फिर जो टेक्निक यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ होती है उसको कास्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहते हैं। कि हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जितनी भी कास्ट लगाई है, इनपुट कास्ट में हमने लेबर को यूटिलाइज किया है, टीचर्स उसके लिए इन्वॉल्व किए हैं, बिल्डिंग यूज़ की है, इक्विपमेंट की है, उनको इतना कास्ट इफेक्टिव बनाया जाए कि हम वहाँ से देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर कास्ट कितनी आई है। इसके बाद ऐसे नॉन मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके हम बेनिफिट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ओनली वी मेजर द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो CAE cost effective analysis is a technique by which cost of project can be related to pursue the more than one objective। तो इसके दौरान हम कास्ट को ही रिलेट कर सकते हैं, whether the objective can be reduce the money term or not। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अगर हमारे पास मॉनेटरी टर्म में क्लियरली नहीं होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट को चेक करके कॉस्ट इफेक्टिव उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो उसकी वजह से हमें जो है उसके बेनिफिट जो हैं उनको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो दीज बेनिफिट आर द फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी। सो दिस इज, तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर एंड होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम और मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर सकता हूँ। और आई होप कि ये लेक्चर आपको इजी लगा होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।